Hello and welcome back to our brilliant initiative that is Let's Crack JKPSC 10 plus 2 lecturer exam in political science। ये इस सीरीज का हमारा फोर्थ नंबर का लेक्चर है। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 देखें, फिर लेक्चर 3 देखें और उसके बाद ही लेक्चर 4th पे आएँ। अदरवाइज आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये बहुत ब्रिलियंट इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और साथ में आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ाया है वो डिस्कस करने लगे तो लेक्चर बहुत लंबा होगा। ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है, तो पेशेंस बनाए रखें और लेक्चर को एंड तक देखें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम आगे बढ़ेंगे अपने थर्ड पॉलिटिकल कंसेप्ट की तरफ जो कि है जस्टिस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जस्टिस क्या है, जस्टिस के मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के साथ जुड़े हुए स्कॉलर्स और उनकी आइडियोलॉजीज, उनकी थ्योरीज, उनके व्यूज। व्हाट इज जस्टिस? यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि वर्ड जस्टिस किस वर्ड से ड्राइव हुआ है। क्या वो एक लैटिन वर्ड है, वो एक ग्रीक वर्ड है, वो एक स्पेनिश वर्ड है, क्या है? तो वर्ड जस्टिस जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन सा लैटिन वर्ड? लैटिन वर्ड है जंगरे। जंगरे और जंगर और जस्टिसिया, ये तीनों सिनोनिम हैं। जंगरे, जंगर या जस्टिसिया। अगर कहीं मिले जस या जस्ट तो उसका मतलब भी सेम ही होता है। जस और जस्ट मीन जस्टिस, और जस्टिस क्या है? लैटिन वर्ड है, जंगरे और जंगर से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है टू बाइंड और टू टाई टुगेदर। मीन्स बांध के रखना। किसको बांध के रखना है? बांध के रखना या जोड़ के रखना। किसको? इंडिविजुअल्स को। कहाँ? सोसाइटी में। सोसाइटी में लोगों को जोड़ के रखना ताकि हारमोनी बनी रहे, भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, क्योस ना हो और लोगों को मिल सकें उनके राइट्स और उनकी हो सके वेलफेयर। तो ये है जस्टिस की बेसिक डेफिनेशन या बेसिक मीनिंग। ठीक है, लैटिन वर्ड है, जंगरे वर्ड से निकला है। क्या है? लोगों को जोड़ के रखना है सोसाइटी में ताकि सोसाइटी में हारमोनी बनी रहे, बैलेंस बना रहे और उनको उनके राइट्स मिल सकें और उनकी वेलफेयर हो सके। आइडिया क्या है जस्टिस का? आइडिया है लोगों को फेयरली ट्रीट करना है, ट्रीटेड फेयरली एंड इम्पार्शली बाय लॉ। और लॉ जो है बाकी वालों को हार्म ना करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी स्टेट में अगर जस्टिस ना हो तो वो स्टेट कैसे हो जाती है? जैसे अगर हमारी बॉडी में बैकबोन ना हो, रीढ़ की हड्डी के बगैर क्या हमारी बॉडी काम करेगी? हमारी बॉडी यूजलेस है रीढ़ की हड्डी के बगैर। ऐसे ही जस्टिस के बगैर एक स्टेट, एक राज्य, एक कंट्री यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। बॉडी विदाउट बोन्स, मतलब अगर हमारी बॉडी से हड्डियां निकाल दी जाएं तो पीछे क्या बनेगा? मांस सा बचेगा ना, जो किसी काम का नहीं है। वही हाल हो जाएगा एक स्टेट का। तो आपको समझ आ गया होगा कि जस्टिस क्या है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ जस्टिस की। जस्टिस की काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे एकदम इजी लैंग्वेज में। मेरा एम होता है कि बच्चों के दिमाग में बात घुस जाए, समझ आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि डॉट्स पूछने का मैं चांस कोई छोड़ूं ही ना। अगर आपने मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड लेक्चर तक देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ और कैसा पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ जस्टिस में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, कम्यूटेटिव जस्टिस की, करेक्टिव जस्टिस की, प्रोसीजरल जस्टिस की, सब्सटेंटिव जस्टिस की और
रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की। ये क्या है, ये आपको अभी एकदम टिप्स पे हो जाएंगे। पहले हम इनके बारे में हल्का हल्का जानेंगे और फिर डिटेल में जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो अगर आपने हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर देखे हैं तो आपको यहाँ भी चीजें कोरिलेट होती हैं, समझ आता रहेगा। पहले बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही लग रहा है कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, कुछ बांटा जा रहा है। क्या बांटा जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बात करता है फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड होनर्स बेस्ड ऑन मेरिट, नीड एंड कंट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, लेकिन इक्वल एलोकेशन नहीं करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्विटेबल क्या है? मैंने अपने सेकंड लेक्चर में, आई थिंक सेकंड था या थर्ड था, मैंने उसमें आपको बताया था कि इक्वलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है। तो आप अगर हमारे लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे तो तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो फेयर एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का या होनर्स का बेस्ड अपॉन मेरिट, नीड और कंट्रीब्यूशन। जो लोग जितने ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको उतने ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जो मेरिट में ऊपर हैं उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको कम मिलेंगे। Honors and resources should be distributed according to person worth, virtue और contribution to society। उसके वर्थ के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, वर्चू के हिसाब से और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको एलोकेट किए जाएंगे रिसोर्सेज। अगर ऐसा होता है तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आगे इसके बारे में बात कौन करता है? बात करते हैं अरिस्टोटल। और आगे हम जब और नीचे इसी लेक्चर में आगे जाएंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। अगर अभी नहीं आया तो टेंशन नहीं लेंगे। दोज हु कंट्रीब्यूट मोर और पोसेस ग्रेटर वर्चू शुड रिसीव मोर सिग्निफिकेंट अवार्ड। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। जो कम करेंगे उनको कम मिलेगा। ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी अरिस्टोटल ने। अभी आपने इतना याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर मेरिट, एज पर वर्थ, एज पर कंट्रीब्यूशन। बात कौन करता है? अरिस्टोटल। इतना समझ आ गया? ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना, आगे इसी लेक्चर में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्यूमिटेटिव जस्टिस। क्यूमिटेटिव जस्टिस से आपको क्या पूछा जाएगा? पहली चीज आपको पूछी जाएगी जस्टिस इन एक्सचेंज किसको कहते हैं? जस्टिस इन एक्सचेंज कहते हैं क्यूमिटेटिव जस्टिस को। जस्टिस इज इन एक्सचेंज क्यूमिटेटिव जस्टिस मतलब कुछ एक्सचेंज किया जा रहा है। क्या क्या एक्सचेंज किया जा रहा है? डील्स सेंट्रली विद फेयरनेस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फेयर पार्टिसिपेशन फॉर बायर्स एंड सेलर्स इन द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर पेमेंट। ठीक है, क्या है? फेयरनेस एक्सचेंज हो रहा है किसका? गुड्स का। और फेयर पार्टिसिपेशन किसके? फॉर बायर्स एंड सेलर्स इन सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड फॉर पेमेंट। नहीं समझ आया तो आ जाएगा। एक इजी एग्जांपल से समझते हैं क्या है क्यूमिटेटिव जस्टिस। क्यूमिटेटिव जस्टिस क्या है? लेट अस सपोज आपके घर के पास में पार्किंग की जगह नहीं है, बट पास में किसी कोई दूसरा आदमी है जो गरीब इंसान है, उसका एक प्लाट पड़ा हुआ है खाली। उस प्लाट का अगर आपको 2-4 फीट या 5 फीट या 10 फीट अगर जगह मिल जाए तो आपका पार्किंग का इशू और आपके रास्ते का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आप उस इंसान के पास के, आपने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, उसने जगह दे दी। आप पावरफुल आदमी है, वो कमजोर आदमी है, वीक आदमी है, आप उसको 2000, 4000, 5000 दे के बेवकूफ भी बना सकते हैं। बट वो क्या है? वो उस जस्टिस नहीं है। वहां आपने करना है क्या? क्यूमिटेटिव जस्टिस। कैसे करना है? वो जो जगह आपने ली है, जो लैंड ली है, उसका जितना प्राइस बन रहा है ईमानदारी से वो प्राइस उसको दे देना है। तो वो हो जाएगा उसके साथ क्या? क्यूमिटेटिव जस्टिस। ठीक है, आपने किसी से कोई फ्लैट खरीदा, उसके बदले में उसकी कीमत दे दी, क्यूमिटेटिव जस्टिस। लैंड खरीदी किसी से, उसके बदले में उसकी कीमत दे दी, फेयर कीमत दे दी, तो वो क्या है? क्यूमिटेटिव जस्टिस। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम पड़ गई है, आपके पास में 25,000 का एक फोन है जो आप बेचना चाहते हो, बट आपको चाहिए सिर्फ 2,000 रुपए की जरूरत है, अर्जेंट। तो आपका दोस्त आपसे फोन ले रहा है, तो अगर तो वो आपकी आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए आप बेनिफिट लेगा आपसे और वो बोलेगा 2,000 मेरे से ले, तो आपको
फ़ोन देना होगा क्योंकि आपकी मजबूरी है, तो वो आपके साथ कम्यूटेटिव जस्टिस नहीं कर रहा। उसको आपके फ़ोन की फेयर प्राइस देनी है, आप मौके का फ़ायदा नहीं उठाना। तो चलिए आगे आपको समझ आ गया होगा कम्यूटेटिव जस्टिस क्या है। चलिए, व्हाट इज़ नेक्स्ट? रेसिप्रोकल जस्टिस। रेसिप्रोकल जस्टिस की बात कौन करते हैं? जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस था ना, क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? कि फेयर एलोकेशन करनी है रिसोर्सेज की एज पर मेरिट। वहां से ही निकला है रेसिप्रोकल जस्टिस। ठीक है, किसकी बात, किसका जस्टिस है, कौन बात करते हैं? अरिस्टोटल। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कौन करते थे? वो भी अरिस्टोटल करते थे। अरिस्टोटल के बारे में मैंने बताया था अपने सेकंड लेक्चर में या फर्स्ट में। क्या बोला था? कि अरिस्टोटल कहते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्लेव्स एंड नॉर्मल सिटीजन्स। तो अरिस्टोटल के कंसेप्ट को जरा रिमाइंड कीजिए, क्या कहते हैं वो? कि स्लेव्स में और मास्टर्स में या में फर्क है, डिफरेंस है स्लेव्स में और मास्टर्स में। हायरार्की पे बिलीव करते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल क्लासिकल थिंकर हैं। ये कहते हैं कि स्लेव्स नीचे हैं, मास्टर्स ऊपर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिप्रोकल जस्टिस की। इट इज द कंसेप्ट ऑफ अरिस्टोटल का कंसेप्ट है कि लोग बराबर नहीं है। एवरी वन हैज ओन कंट्रीब्यूशन, हर किसी का अपना कंट्रीब्यूशन है, उस जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है वो डिजर्व करता है उतनी इक्वालिटी। मतलब क्या करते हैं, जिसका जितना प्रोपोर्शन है वो उतनी इक्वालिटी डिजर्व करता है। तो यहां से रेसिप्रोकल जस्टिस को क्या हम कह सकते हैं? प्रोपोर्शनेट जस्टिस। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है, जिसका जितना प्रोपोर्शन है, उसको उतनी इक्वालिटी मिलेगी, उसको उतना जस्टिस मिलेगा। दैट जस्टिस मीन्स गिविंग पीपल व्हाट दे डिजर्व। लोग जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना दो। अ नोशन डीपली टाइड टू द कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू एंड मेरिट। वही बात तो कर रहे हैं जो बात डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में की है। तो वहां से ये कंसेप्ट निकलता है रेसिप्रोकल जस्टिस का। मतलब अरिस्टोटल कहते हैं इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करो और अनइक्वल को अनइक्वल ट्रीट करो। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आपको इजी से एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितने भी तहसीलदार हैं उनका एक लेवल है और जितने भी पटवारी हैं उनका एक लेवल है। तो सब तहसीलदार के साथ इक्वल जस्टिस किया जाएगा, इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वल। और सब पटवारीज के साथ इक्वल जस्टिस किया जाएगा, मींस इक्वल्स आर ट्रीटेड इक्वल। बट पटवारी और तहसीलदार आपस में हायरार्की में ऊपर और नीचे हैं, तो क्या इनके बीच में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा? नहीं हो सकता ट्रीटमेंट एज पर अरिस्टोटल। ठीक है, सब डीएसपीज एक हायरार्की में आते हैं और सब कांस्टेबल एक हायरार्की में आते हैं। सब डीएसपीज के साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा और सब कांस्टेबल्स के साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सब लेक्चरर एक हायरार्की में आते हैं और सब टीचर एक हायरार्की में आते हैं। टीचर हायरार्की में नीचे हैं, लेक्चरर ऊपर हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोरेक्टिव जस्टिस। कोरेक्टिव जस्टिस से कोरेक्टिव जस्टिस मीन्स कुछ गलती हो गई है, आपने सुधार करना है। कुछ गलती हो गई है, आपने सुधार करना है। एक मिनट, हम बात कर रहे थे जैसे क्यूमिटेटिव जस्टिस है। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया तो बदले में आपने मुझे क्या देना है? आप मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहे। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप तो मेरे साथ ही इनजस्टिस कर रहे हो। तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है? क्यूमिटेटिव जस्टिस की। तो जल्दी जल्दी यहाँ ही वीडियो को रोक के सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कीजिए। चलिए, कोरेक्टिव जस्टिस। कोरेक्टिव जस्टिस मीन्स वर्ड से ही लग रहा है जैसे कोई गलती हो गई है हमसे और वो ठीक करनी है। कोरेक्टिव जस्टिस इज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस दैट फोकस ऑन कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। लॉ और मोरालिटी की बात करता है। मोरालिटी क्या होता है? व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, गलत और सही में फर्क रखना, मोरालिटी। ठीक है, कोरेक्टिव जस्टिस क्या है? फोकस करता है कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो कौन सा जस्टिस लॉ और मोरालिटी के कनेक्शन पे फोकस करता है? कोरेक्टिव जस्टिस। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। इट इज द आइडिया दैट लायबिलिटी रेक्टिफाइज द इनजस्टिस इन्फ्लिक्टेड बाय द वे ऑफ वन इंडिविजुअल ऑन अदर। आया समझ या नहीं? लायबिलिटी रेक्टिफाई करती है इनजस्टिस। कौन सा इनजस्टिस? इन्फ्लिक्टेड बाय द वे ऑफ वन इंडिविजुअल ऑन द अदर। सिंपल सी एग्जांपल से आपको पहले समझाते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेट अस सपोज आप क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट खेलते हुए आपकी बॉल बजी और सामने वाले घर का शीशा टूट गया।
आपने उसका नुकसान कर दिया। अच्छा, उससे पहले लाइबिलिटी समझ लेते हैं, थोड़ा बैक चाहिए, पहले लाइबिलिटी समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला कि मुझे 500 की जरूरत है, आपने मुझे 500 रुपया दे दिया। वो 500 रुपया मैंने उधार लिया है, मेरे लिए वो है लाइबिलिटी। जब तक मैं आपको वापस नहीं दूंगा वो रहेगी लाइबिलिटी। तो वर्ड लाइबिलिटी का आपको मतलब समझ आ गया। अब बात करते हैं, क्रिकेट पे आ जाते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपने शीशा तोड़ दिया सामने वाले अंकल का, ठीक है। शीशा टूट गया तो आप क्या करोगे? एक तो वे आप भाग जाओगे, तो दूसरा क्या है? दूसरा जो आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई करोगे। जब तक आप नुकसान की भरपाई नहीं करते तब तक वो नुकसान आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। करेक्टिव जस्टिस की नजर में वो लाइबिलिटी बन जाएगा। आप अंकल से बात करोगे, उनके पास जाओगे, पूछोगे कितना नुकसान हुआ, उनके पैसे उनको दोगे। लाइबिलिटी रेक्टिफाई हो जाएगी आपकी। जो इनजस्टिस हुआ था, क्या किससे? जो आपसे इनजस्टिस हुआ था, वन इंडिविजुअल ऑन अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, यहां समझ आ गया। करेक्टिव जस्टिस से क्या किया आपने? ट्रीट किया रॉन्ग को और ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज किया दैट अंडर्स इट। आपने उसको जो उसका खराब किया था काम वो दे दिया आपने। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप चल रहे थे, ईयरफोन लगे हुए थे आपके कानों में, हनी सिंह का सॉन्ग सुन रहे थे, नए नए सॉन्ग आ रहे हैं उसके काफी सारे, बाप एंड ये एंड वो पायल, क्या क्या। तो आप अपनी धुन में थे, पास में एक लेडीज थी, ओल्ड लेडीज, जो एग बेच रही थी, अंडे बेच रही थी। आपका पाँव बजा, उनके अंडे टूट गए। वो तो गरीब आदमी है, वो कुछ नहीं बोलेगा अगर आप पावरफुल हो। आपने क्या किया? आपने उनको पूछा कि आपका कितना नुकसान हुआ है। जितना नुकसान हुआ वो आपके लिए बन गई थी लाइबिलिटी, और आपने उनके पैसे चुका दिए। जो आपसे गलती हुई थी वो आपने रेक्टिफाई कर दी। लाइबिलिटी थी आप पे, रेक्टिफाई कर दिया इनजस्टिस को, इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ वन इंडिविजुअल जो आपसे हुआ था ऑन अनदर। ठीक है, ट्रीट कर दिया रॉन्ग को, ट्रांसफर कर दिया रिसोर्सेज को। समझ आ गया। एज सिंगल नेक्सिस ऑफ एक्टिवली एंड पैसिव, वेयर एक्टर आप थे, विक्टिम वो अंकल थे जिनका शीशा तोड़ा, या वो लेडीज थी। ठीक है, डिफाइन इन रिलेशन टू ईच अदर, अभी आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए न्यूमेरिकल इक्वलिटी ऑफ डिफरेंस की बात कौन सा जस्टिस करता है, तो आपने गलती की, उसके बदले में जितने पैसे बन रहे थे नंबर में उतने पैसे दे दिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ न्यूमेरिकल इक्वलिटी ऑफ जस्टिस की बात करता है करेक्टिव जस्टिस। अर्नेस्ट जे वैन रेप, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जो हम ये बात कर रहे हैं करेक्टिव जस्टिस की, ये बात करने वाले स्कॉलर कौन थे? तो ये बात करने वाले स्कॉलर थे अर्नेस्ट जे वैन रेप। अर्नेस्ट जे वेनरेब, इनकी एक बुक याद रखनी है जिसका नाम ही है करेक्टिव जस्टिस। तो करेक्टिव जस्टिस बुक किसने लिखी? ईजे वेनरेब ने। ईजे वेनरेब। न्यूमेरिकल इक्वलिटी ऑफ डिफरेंस की बात कौन करता है? करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस जस्टिस क्या करता है? कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी पे फोकस करता है, लाइबिलिटी को रेक्टिफाई करता है। ठीक है, आपने जो गलती की उसको सुधारने का काम करता है। आप जॉब कर रहे हैं, आपने इनकम टैक्स टाइम पे नहीं भरा, आपको फाइन देना पड़ेगा। गाड़ी आपने रॉन्ग पार्क की थी, चलान हो गया, विद इन 30 डेज आपने चलान भरना था, आपने नहीं दिया, उसके बदले में आपको और फाइन लगेगा। बिजली का बिल आपका 1,000 रुपया था, 5 महीने से नहीं दिया, उसके ऊपर और फाइन लगेगा। तो करेक्टिव जस्टिस की ये सब एग्जांपल्स हैं, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस वर्ड से ही लग रहा है कोई प्रोसीजर की बात करता होगा। प्रोसीजरल जस्टिस कहता है कि फेयर फेयर प्रोसीजर्स होगा, फेयर प्रोसीजर होगा तो आउटकम भी सही होगा। फेयर प्रोसीजर emphasizes that if the procedure is correct, अगर प्रोसीजर सही होगा आउटकम जस्ट होगा, आउटकम में जस्टिस होगा। प्रोसीजरल जस्टिस रेफर टू द फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू मेक डिसीजन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, कोई रिजॉल्व कर रहे हैं डिस्प्यूट, तो आपको अगर आप फेयर प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, फेयर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो जस्टिस अपने आप मिलेगा, आउटकम अपने आप सही होगा। ये बिलीव करता है किस पे? फॉर्मल इक्वलिटी पे। फॉर्मल इक्वलिटी मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं, जो कि कंसेप्ट था जॉन रॉल का। मतलब प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में कौन बात करता है? जॉन रॉल। ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस के साथ कौन एसोसिएटेड है? जॉन रॉल। करेक्टिव जस्टिस वैन रेब। ठीक है, अरिस्टोटल, रेसिप्रोकल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बहुत काम की चीजें करा रहा हूं, आपने
ट्रस्ट करना है मुझ पे और आगे चलते रहना है, फीडबैक अच्छा देना है। मैं पूरे का पूरा सिलेबस करवाऊंगा यूट्यूब पे। अब आगे से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर लेक्चर में यूट्यूब पे डालूं। ठीक है, मेरा कोई भी पेड बैच नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, यहाँ ही है जो भी है। इसकी पीडीएफ आपको लेनी है हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो प्रोसीजरल जस्टिस के बारे में आपको पता चल गया। एक एग्जांपल देके, एक दो एग्जांपल देके मैं आपको समझा लेता हूँ। आप एसएचओ लगे हुए हो किसी पुलिस स्टेशन में, आपके पास एक केस आ गया कि ये वाला बंदा है जो इसने अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की है, इसने किसी को मारने की कोशिश की है। तो आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करोगे थ्रू एक प्रॉपर प्रोसीजर। एक आईओ लगाओगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगाओगे जो स्पॉट विजिट करेगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू चलेगा। और उस प्रोसीजर अगर आप सही अपनाओगे तो आप उसको जस्टिस दिला पाओगे जिसने कंप्लेंट की है। आपके पास कोई लैंड डिस्प्यूट आ गया, आप एसीआर लगे हुए हो, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के लगे हुए हो, तो दो भाइयों का आपस में लड़ाई हो रही है, एक कह रहा है ये जमीन मेरी है, दूसरा कह रहा है ये मेरी है। केस चला गया आपके पास, आप एसीआर हो। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तहसीलदार को लिखोगे, तहसीलदार पटवारी को लिखेगा, प्रोसीजर फॉलो होगा। सबसे पहले वो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, रेवेन्यू रिपोर्ट देंगे कि रेवेन्यू में किसके नाम पे है। उसके बाद स्पॉट विजिट करेंगे, मौके पे देखेंगे पोसेशन किसका है, कुछ लोगों की राय लेंगे और वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके आपके पास आएंगे। उस प्रोसेस को देखोगे आप तो अपने आप जस्टिस मिल जाएगा, प्रोसीजरल जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस क्या कहता है, प्रोसीजर पे फॉलो करता है, प्रोसीजर सही तो आउटकम अपने आप सही होगा। सब्सटेंटिव जस्टिस कहता है आप प्रोसीजर को साइड रखिए, आप जस्टिस दिलाइए। प्रोसीजर क्या है, कुछ रूल रेगुलेशन है और रूल रेगुलेशन में बड़ा टाइम लग जाता है, वक्त जाया हो जाता है। लैंड के केसेस होते हैं, बड़े बड़े कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आज अगर कोर्ट में आप आज केस दर्ज कर रहे हो तो 20 साल बाद फैसला आएगा, तब तक जिंदगी निकल जाती है। तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो सब्सटेंटिव जस्टिस कहता है कि आप आउटकम पे फोकस कीजिए, कंसर्न विद इवेलुएटिंग एंड मीनिंगफुल थिंग्स टू प्रोडक्ट एन आउटकम। इट डील्स विद फेयरनेस ऑफ आउटकम्स और डिसीजन देमसेल्फ। आउटकम सही होने चाहिए, डिसीजन सही होने चाहिए, डिसीजन पे फोकस करना है आपने। जस्टनेस ऑफ फाइनल रिजल्ट रेदर देन प्रोसेस यूज टू रीच दैट रिजल्ट। आपने प्रोसेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपने रिजल्ट्स पे फोकस करना है। रूल रेगुलेशंस पे फोकस नहीं करना, आपने एंड्स पे फोकस करना है, आपने आउटकम पे फोकस करना है। सब्सटेंटिव जस्टिस। कोर्ट क्या है, कोर्ट में प्रोसीजरल जस्टिस मिलता है, लेकिन इस चीज को, कोर्ट के बर्डन्स को कम करने के लिए सरकार ने स्टार्ट किए हुए हैं इंडिया में ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल रूल रेगुलेशन को साइड पर रखते हैं और नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। ट्रिब्यूनल फोकस ऑन फेयर आउटकम रेदर देन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो ट्रिब्यूनल्स की एग्जांपल हो सकती है सब्सटेंटिव जस्टिस। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है कि रॉन्ग डूर्स डिजर्व टू बी पनिश्ड इन प्रोपोर्शन टू द सिविरिटी ऑफ देयर क्राइम। जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी, और सजा किस हिसाब से मिलेगी, जितनी उसने जितना क्राइम किया है, जिस प्रोपोर्शन का, जिस लेवल का क्राइम किया है, उसी प्रोपोर्शन में उसको पनिश किया जाएगा। ये क्या है, ये है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। कौन सा जस्टिस है जो फॉलो करता है बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, तो बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच कौन करता है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। कैसे, अभी बताएंगे। बैकवर्ड Backward looking justice approach means addressing the past wrongs and ensuring that justice is served by imposing penalties on those who violates laws and social norms. आप एक एसएचओ लगे हुए हो एक पुलिस स्टेशन के ऊपर, आपके ऊपर एक केस आपके पास एक केस आ गया कि ये वाला आदमी है, इसने चोरी की है। तो आपने ये केस रिजॉल्व करना है, इसने चोरी की है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच फॉलो करोगे। आप पास्ट में देखोगे कि क्या ये बंदा क्रिमिनल है, क्या इसने इससे पहले भी क्राइम किए हैं, या इसने, इसकी जरूरत थी चोरी करना, मींस किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा था, कोई बीमार था, कहीं मजबूरी में इसको ये फंस गया है। तो बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है किसमें, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस में। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या कहता है, जो गलत करते हैं वो, जो गलत करते हैं वो डिजर्व करते हैं पनिशमेंट उनकी गलती के हिसाब से। बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच को फॉलो करना है हमने, और हमने उसको
क्या करना है, पनिश करना है। ठीक है, तो हमने कितनी सारी टाइप्स पढ़ ली, काफी सारी टाइप्स पढ़ ली जो कॉमन टाइप्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, फेयर एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का। क्यूमिटेटिव, जस्टिस इन एक्सचेंज, मैंने आपको पढ़ाया, आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक भी कमेंट नहीं किया, अभी कीजिए। रेसिप्रोकल जस्टिस मींस जो जितना डिजर्व करता है, जो जितना कंट्रीब्यूट करता है, उसको उतनी इक्वालिटी मिलेगी। रेसिप्रोकल जस्टिस। अरिस्टोटल बात करते हैं करेक्टिव जस्टिस, आपसे गलती हुई है तो आपको उसके बदले में फाइन देना पड़ेगा, गलती के लिए भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है। प्रोसीजरल जस्टिस, अगर प्रोसीजर सही होगा तो आउटकम अपने आप सही होगा, जस्टिस मिलेगा। रॉल बात करते हैं, जॉन रॉल। सब्सटेंटिव जस्टिस, ये आउटकम पे फोकस करता है। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो जितना गलत करेगा उसको उतनी सजा मिलेगी। बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है ये। चलिए, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच एंड कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच ऑफ जस्टिस क्या है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है इनमें से कौन सा डियोंटोलॉजिकल, इनमें से कौन सी डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है, कौन सी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच है। तो पहले इनका मतलब समझेंगे ये है क्या है। डियोंटोलॉजिकल फोकस करता है राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शन। क्या फोकस करता है? राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस देमसेल्फ। अभी तक नहीं समझ आया? जो काम की चीज है वो ये है कि डियोंटोलॉजिकल फोकस करते हैं राइट मीन्स अगर होंगे तो राइट एंड्स मिलेगा। मीन राइट मीन्स लीड्स टू राइट एंड्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मीन्स आर इंपॉर्टेंट इन विच अप्रोच। तो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच में मीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मीन्स सही हैं, सही मीन्स से सही एंड होगा। राइट मीन्स लीड टू राइट्स एंड, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोसीजरल जस्टिस की बात तो कर रहे हैं ना, वैसे ही है ना, वही अप्रोच है ना। अगर फेयर प्रोसेस होगा, फेयर प्रोसीजर होगा तो जस्टिस जो है अपने आप मिलेगा। तो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच भी वैसी ही है। इसमें क्या पूछा जाएगा? राइट मीन्स लीड्स टू राइट एंड्स पूछा जाएगा। मीन्स आर इंपॉर्टेंट इन डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, या दो तीन और दे दी जाएंगी। तो मीन्स इंपॉर्टेंट है किसमें? डियोंटोलॉजिकल अप्रोच में। मीन्स के साथ जुड़े हुए स्कॉलर कौन कौन थे? जॉन रॉल थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहते थे सही रास्ता अपनाओ तो फल अपने आप मिलेगा। जॉन रॉल कहते थे सही प्रोसीजर अपनाओ तो आउटकम जस्टिस अपने आप आएगा। दूसरा है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। कॉन्सिक्वेंसेस से निकला है ये। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रिजल्ट, आउटकम। तो कॉन्सिक्वेंस अप्रोच क्या है, या कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच क्या है? ये फोकस करती है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन पे। इसमें क्या है? मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर जुड़े हुए हैं इसके साथ, मैकियावेली। तो मैकियावेली किसके साथ थे? वो आउटकम पे फोकस करते थे, वो एंड्स पे फोकस करते थे, मीन्स पे नहीं करते थे। तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, मीन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे थ्योरीज पे आते हैं। व्यूज ऑफ वेरियस स्कॉलर्स ऑन जस्टिस मीन्स थ्योरीज ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, कुछ स्कॉलर्स की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानी बाबा अरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये क्लासिकल थिंकर थे, मॉडर्न थिंकर नहीं थे। क्लासिकल थिंकर क्या करते हैं पता है आपको? क्लासिकल थिंकर बिलीव करते हैं हायरार्की पे, मॉडर्न थिंकर बिलीव करते हैं इक्वालिटी पे। तो ये हायरार्की वाले थिंकर होंगे। जो पीछे कंसेप्ट थे डिस्ट्रीब्यूटिव, करेक्टिव, रेसिप्रोकल, वो और अच्छे से यहाँ आपको समझ आ जाएंगे। अरिस्टोटल जस्टिस पे क्या कहते हैं? अरिस्टोटल की जस्टिस पे एक बुक है जिसका नाम है निकोमैकियन एथिक्स। तो निकोमैकियन एथिक्स वाज रिटन बाय अरिस्टोटल। राइट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। निकोमैकस उनके फादर थे, तो उनके फादर के नाम पे ये बुक है निकोमैकियन एथिक्स। ठीक है। जस्टिस पे अरिस्टोटल बिलीव करते थे कि जस्टिस क्या है? जस्टिस इज अबाउट गिविंग पीपल देयर ड्यूज व्हाट दे डिजर्व। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लोगों का ये हक है, लोगों का अधिकार है, लोगों का ड्यू है, क्या? जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो दो। तीन टाइप्स की जस्टिस के बारे में कौन बात करता है? डीसीआर के बारे में कौन बात करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस और रेसिप्रोकल जस्टिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन डीसीआर पे कौन बात करता है? अरिस्टोटल बात करते हैं।
अरिस्टोटल कहते हैं कि लोग बराबर नहीं है, बट सिविलाइजेशन कांस्टेंट है और इंटरचेंजेबल है। कैसे, अभी समझ आ जाएगा आपको। कहते हैं, ये कहते हैं कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। कैसे, हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स। तो ये बात करते हैं रेसिप्रोकल जस्टिस की और प्रोपोर्शनेट जस्टिस की। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मतलब सेम लेवल के लोग एक हायरार्की में आएंगे तो उनको सेम लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो एक लेवल के लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, दूसरे लेवल के लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, और दोनों का आपस में अनइक्वल ट्रीटमेंट। सब डीएसपीज एक लेवल में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सब कांस्टेबल एक लेवल में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन दोनों को आपस में अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास ऊपर एक क्लास नीचे। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस मिल रहा है ना, रेसिप्रोकल जस्टिस मिल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मिल रहा है ना। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनका मेरिट हाई है, तो वो ज्यादा डिजर्व करते हैं। मींस इनके हिसाब से जस्टिस क्या है, मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, कंट्रीब्यूशन बेस्ड। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अरिस्टोटल का जस्टिस क्या है, एक याद रखना है, निकोमैकियन एथिक्स इनकी बुक। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, करेक्टिव जस्टिस की बात करते हैं, रेसिप्रोकल जस्टिस की बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात करते हैं। कहते हैं कि फर्क है मास्टर और स्लेव्स में, इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना है, अनइक्वल को इक्वल ट्रीट करना है। एक हायरार्की में सबको इक्वल, दूसरी हायरार्की में सबको इक्वल, बट आपस में दोनों को अनइक्वल करना है, क्योंकि एक स्टेटस में ऊपर है, एक नीचे है। बट सेम टाइम में ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन कांस्टेंट है और इंटरचेंजेबल है। मतलब कल को जो एक कांस्टेबल है, उसका बेटा जब डीएसपी बन जाएगा पढ़ाई लिखाई करके, तो वो ऊपर वाली हायरार्की में आ जाएगा। ठीक है, कल को जो डीएसपी था उसका बेटा शायद पढ़ लिख के कुछ ना बने, कांस्टेबल बन जाए, वो नीचे वाली में आ जाए। तो क्या है, सिविलाइजेशन कांस्टेंट है और इंटरचेंजेबल है बिटवीन देम, दोनों हायरार्की के लेवल्स में। ठीक है, मेरिट, नीड और कंट्रीब्यूशन के बेस पे जस्टिस देने की बात करते हैं। प्लेटो की बात करते हैं, ये भी क्लासिकल थिंकर है अरिस्टोटल की तरह। प्लेटो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर का जो सेंट्रल कंसेप्ट है वो जस्टिस है। पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल थ्योरी? इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रीडम। तो क्या आंसर होगा, जस्टिस जो है वो सेंट्रल कंसेप्ट होता है पॉलिटिकल पावर में। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सेंटर पे या मेन इंपॉर्टेंट कौन होता है, लर्नर होता है, ना कि टीचर। लर्नर की अटेंशन को ग्रैब करना होता है टीचर ने, और उसके दिमाग में डालना होता है। जो मैं कोशिश कर रहा हूं, हम एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, फेस टू फेस मींस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, हम फेस टू फेस नहीं कर रहे, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में चीजें डाली जाएं। और जिन्होंने अभी तक हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर देखे होंगे, उनको समझ आ गया होगा कि हाँ, मैं दिमाग में डालता हूं। व्हाट इज द रिपब्लिक, वेरी इंपॉर्टेंट। द रिपब्लिक पूछा गया है एग्जाम्स में। ज्यादातर एग्जाम्स तो आपको पता है यूजीसी नेट के होते रहते हैं, तो उनमें ये चीजें आती हैं, तो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो द रिपब्लिक क्या है, ये एक अकाउंट है, ये एक टेक्स्ट है, किसकी, प्लेटो की, याद रखनी है। रिपब्लिक बाय प्लेटो ए टेक्स्ट है दैट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग जस्ट। ये किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करती है, बीइंग जस्ट, मतलब जस्टिस की बात करती है। वर्ल्ड में जस्टिस है तो हर कोई खुश है। ये आइडियल सिटी की बात करते हैं। आइडियल सिटी क्या है, एक ऐसी सिटी जहां जस्टिस है, जहां फिलोसफिकल गवर्नमेंट है जो वो जस्टिस दे रही है, तो सब खुश हैं, हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, अगर पूछा जाए पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कौन था, तो वो थे प्लेटो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसका नाम ही है थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी थ्योरी है, जैसे हमने ऊपर बात की द रिपब्लिक। द रिपब्लिक एक बुक है किसकी, प्लेटो की। ऐसे ही थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है,
ये एक थ्योरी है प्लेटो की, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ जस्टिस मैच करने के लिए आएगा, आपने मार्क करना है प्लेटो, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्लेटो कहते हैं एवरीवन हैज ओन कैपेबिलिटी दस शुड वर्क अकॉर्डिंगली। हर आदमी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, अपने अपने स्किल हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको काम करना चाहिए और वैसे ही उनको जस्टिस मिलेगा। तो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कैपेबिलिटी के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं तो वो जस्ट सोसाइटी है। मतलब वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी की बात कौन करते हैं? प्लेटो। वन मैन, एक आदमी एक काम एक क्लास से बिलोंग करेगा, एक ड्यूटी कर रहा है, कौन बात करते हैं? प्लेटो। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? प्लेटो बात करते हैं, प्लेटो भी हायरार्की पे बिलीव करते थे, क्लासिकल थिंकर हैं। प्लेटो कहते हैं कि इंसानों में डिवीजन है। कहते हैं प्लेटो के 3 तरह के लोग हैं, मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर। मैन ऑफ गोल्ड में कौन है? फिलोसफर किंग है, मास्टर्स हैं मैन ऑफ गोल्ड में। मैन ऑफ सिल्वर में सोल्जर हैं जो प्रोटेक्शन देंगे बाकी सबको। और मैन ऑफ कॉपर में कौन है? प्रोड्यूसर हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। मीन्स हायरार्की में सब अलग हैं, सोसाइटी डिवाइडेड है, इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते, ये हायरार्की पे बिलीव करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, वो एक हायरार्की है। मींस डॉक्टर क्या है? सब डॉक्टर्स वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। ऐसे ही जो टीचिंग में अच्छा है वो टीचिंग करवा रहा है। एडवोकेट हैं, उनका अपना काम है, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। सोल्जर्स हैं तो उनका, कॉन्स्टेबल्स हैं उनका अपना काम है, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। तो समझ आ गया होगा आपको। प्लेटो सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, जस्टिस, क्वालिटीज एंड स्किल्स, नॉट अपॉन कास्ट। मींस ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। सोल्जर्स का बेटा अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छे स्किल्स लेके फिलोसफर किंग बन सकता है। फिलोसफर किंग का बेटा अगर नग है तो वो क्या पता सोल्जर बन जाए, प्रोड्यूसर में आ जाए। मींस ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। ये प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो का जस्टिस कैपेबिलिटीज पे बेस्ड है, क्वालिटीज पे बेस्ड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, स्किल्स पे बेस्ड है। सॉरी। आगे चलते हैं, जॉन रॉल की बात करते हैं। जॉन रॉल एक मॉडर्न थिंकर है। जॉन रॉल को कहा जाता है मॉडर्न प्लेटो। वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज कॉल्ड एज मॉडर्न प्लेटो? जॉन रॉल। जॉन रॉल कहते हैं जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एज ट्रूथ इज सिस्टम ऑफ थॉट। जैसे सिस्टम ऑफ थॉट में ट्रूथ फर्स्ट वर्च्यू है, ऐसे ही सोशल इंस्टीट्यूशन में जस्टिस फर्स्ट वर्च्यू है। बचपन से आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते हैं? ये थोड़ी बोलते हैं जब आप छोटे से हो तो ये तो नहीं बोलते कि जाके लेक्चरर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, आईएएस बन जाओ। सबसे पहली चीज क्या वो सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तो सिस्टम ऑफ थॉट में फर्स्ट वर्च्यू क्या है? ट्रुथ। ऐसे ही सोशल इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट वर्च्यू क्या है? जस्टिस। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं मॉडर्न प्लेटो, मतलब जॉन रॉल, मॉडर्न थिंकर। ये बात करते हैं लिबर्टी और इक्वलिटी पे। कहते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के, अलग नहीं है। आ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक थी? जॉन रॉल की। आपको फर्क समझना है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है, और सिर्फ जस्टिस किसकी बुक है। एंड तक आपको पता चल जाएगा। फिलहाल क्या याद रखना है आपने? आ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? तो ये है जॉन रॉल की। ठीक है, आगे ये बात करते हैं प्रोसीजरल जस्टिस की। ये बात करते हैं यूनिवर्सलिज्म की, कि एक यूनिवर्सल प्रोसीजर हो जो सब पे फिट आए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसीजरल जस्टिस ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। जस्टिस दैट रिक्वायर्स अ प्रोसीजर, जो रूल बेस्ड हो। मींस इसकी थ्योरी क्या है? डियोंटोलॉजिकल। जो भी प्रोसीजर पे फोकस करता होगा वो डियोंटोलॉजिकल होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जॉन रॉल क्या थे या प्रोसीजर थ्योरी क्या है? तो डियोंटोलॉजिकल है, मतलब मींस पे फोकस करती है। मींस अच्छे होंगे तो एंड्स अच्छा ही होगा। रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस इज फेयरनेस। क्वेश्चन पूछा गया है, जस्टिस इज फेयरनेस,
इज एसोसिएटेड विद विच थिंकर? तो जॉन रॉल। जस्टिस मीन्स टू फेयर टू ऑल दोज हु हैव बीन एट एडवांटेजियस एंड आल्सो दोज हु आर एट डिसएडवांटेजियस पोजीशन। मतलब जो एक एडवांटेज साइड पे हैं और जो डिसएडवांटेज साइड पे हैं, दोनों को हमने जस्टिस देना है। कैसे? आप एग्जाम देने जा रहे हो लेक्चरर का, तो आप में कुछ लोग ओपन मैरिड में हैं, कुछ लोग SC STs और OBC में हैं। तो जो SC STs OBC में है वो डिसएडवांटेज साइड हैं, जो ओपन मैरिड में है वो एडवांटेज साइड पे है। अभी इतना समझो, आगे भी बात करता है। मतलब ये दोनों के जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, ही फोकस ऑन सोशल स्ट्रक्चर नॉट ऑन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल पे नहीं बात करते, ये सोशल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, सोसाइटी पे बात करते हैं, पूरी सोसाइटी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सलिज्म पे फोकस करते हैं। यूनिवर्सलिज्म वर्ड याद रखना है जॉन सराल का। यूनिवर्सलिज्म एक यूनिवर्सल प्रोसीजर होना चाहिए जो सब पे फिट आए जस्टिस दिलाने के लिए। रॉल कहते हैं कि जस्ट सोसाइटी वो है हुज बेसिक स्ट्रक्चर इज जस्ट, जिसके बेसिक स्ट्रक्चर में जस्टिस हो। ठीक है, रॉल्स बात करते हैं इक्वलिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल की। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छे से समझना, समझाने में मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी तक आपने दो बातें याद रखनी है, मैंने एडवांटेज वाला ग्रुप किसको बोला और डिसएडवांटेज वाला ग्रुप किसको बोला। जो ओपन मेरिट में है, आपके समझने के लिए सपोज करो वो एडवांटेज वाले ग्रुप में है, और जो डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन में है, जो कैटेगरी वाले हैं, वो डिसएडवांटेज वाले ग्रुप में है। ये बात दिमाग में याद रखना, आगे देखना। इक्वलिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल दोनों की बात करते हैं। इक्वलिटी प्रिंसिपल में क्या है? इक्वलिटी प्रिंसिपल मीन सीधा बात करते हैं जो हमारे आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। मतलब आर्टिकल 14 क्या है? कानून की नजर में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 क्या है? किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, कास्ट, क्रीड के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये 16 को दिमाग में रखना है। मीन्स सबको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, सबको एक लाइन पे लाया जाएगा, स्टार्ट पॉइंट सबका सेम होगा। जो ओपन मेरिट वाले हैं, जो अपर क्लासेस हैं, मीन जो सोसाइटी में सदियों से जिनके साथ भेदभाव होता आ रहा है, वो काफी पिछड़ गए हैं, वो डिस्क्रिमिनेटेड हैं, तो उनको रिजर्वेशन देख के हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है। ठीक है, इतना दिमाग में रखो। 17 क्या है? अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। 18 टाइटल को खत्म करने की बात कर रहा है। तो इक्वलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ईच पर्सन is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible क्या है? compatible with a similar liberty for the other। मतलब सबको लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले, लेकिन दूसरों की लिबर्टी अफेक्ट ना हो। ठीक है, इक्वलिटी प्रिंसिपल पे ये बिलीव करते हैं, और दूसरे नंबर पर डिफरेंस प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, जॉन रॉल इनमें से कौन सा थिंकर है जो इक्वलिटी प्रिंसिपल, या इक्वलिटी प्रिंसिपल किसका है? जॉन रॉल का। डिफरेंस प्रिंसिपल किसका है? जॉन रॉल का। ठीक है, इक्वलिटी 14 से 18 की बात करते हैं, मीन्स बराबर है सब। किन किन चीजों में? ये चार आर्टिकल बता दिए। डिफरेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज आर टू बी अरेंज सो दैट दे आर, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटीज को अरेंज किया जाएगा सो दैट दे आर नंबर 1 टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज। जो लीस्ट एडवांटेज वाले हैं उनको भी हमने ग्रेटेस्ट बेनिफिट देना है। जैसे डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस हैं, SC ST OBC हमारे केस में, तो इनको हमने ग्रेटेस्ट बेनिफिट देना है। और अटैच टू द पोजीशन एंड ऑफिस ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ, और सबके लिए एम्प्लॉयमेंट्स के रास्ते खुले हैं, सबके लिए, इनके लिए भी और दूसरों के लिए भी, ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। मींस 16 पे आ जाओ। मींस ये बात करते हैं जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको भी हमने सेम अपॉर्चुनिटी देनी है, और जो ऑलरेडी एक स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है उसको भी हमने ध्यान में रखना है। अगर अभी तक भी नहीं समझ आया तो आगे चलिए। कैसे? ये बात करते हैं लेक्सिकल ऑर्डर की। लेक्सिकल ऑर्डर किसका है? रॉल का है। क्या कहते हैं? रॉल। रॉल कहते हैं कि हमने इक्वलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि सबको समान अधिकार देने हैं।
सबके साथ जस्टिस करना है और सेम टाइम पे डिफरेंस को भी देखना है। डिफरेंस प्रिंसिपल किसका डिफरेंस? लीस्ट एडवांटेज ग्रुप और एडवांटेज्ड ग्रुप का। कैसे? सबसे पहले हमने लेक्सिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या करना है, हमने एक को फॉलो करना है। ये क्या है? लेक्सिकल ऑर्डर 1 2b 2a 1 2b 2a 1 मतलब पहले इक्वलिटी प्रिंसिपल को फोकस करना है, सब बराबर हैं, आर्टिकल 14 वाला काम करना है, 15 16 17 18 जो पिछड़े हैं वो 16 के थ्रू उनको रिजर्वेशन देके ऊपर लाना है, स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने 2b 2a 2b मतलब लीस्ट एडवांटेज वालों को हमने ऊपर लाना है, और नहीं सॉरी 2b पहले है। 2b मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ध्यान से यहां है बात फंसी हुई। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पहले 2b है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन 16 आर्टिकल में जो बात हुई है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ एडवांटेज ग्रुप भी है, यहाँ डिसएडवांटेज ग्रुप भी है। एडवांटेज ग्रुप तो आगे ही है लेकिन डिसएडवांटेज ग्रुप को हमने ऊपर लाना है, बट एडवांटेज ग्रुप अफेक्ट नहीं होना चाहिए। मींस ऐसा नहीं है कि आप 70% रिजर्वेशन दे दो कैटेगरीज को और जो एडवांटेज ग्रुप है वो 30% में आ जाए। आपको मेरा इशारा समझ आ गया होगा, ठीक है? मींस हमने पिछड़ों को ऊपर तो लाना है, बट पहले हमने उनको देखना है जो ऑलरेडी एडवांटेज ग्रुप में हैं, क्या वो नीचे तो नहीं जा रहे, क्या उनकी वजह से वो तो नहीं अफेक्ट हो रहे। पहले बात करनी है इक्वलिटी प्रिंसिपल की और फिर आना है हमने डिफरेंसेस पे भी। बट डिफरेंसेस में हमने क्या करना है, पहले देखना है उनको जो ऑलरेडी एडवांटेज पे है, मतलब फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पहले सबको देनी है और उसके बाद हमने लीस्ट एडवांटेज को या डिस्क्रिमिनेटेड को ऊपर लेके आना है। तो समझ आ गया होगा आपका। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा इक्वलिटी प्रिंसिपल किसका है? जॉन रॉल का है। डिफरेंस प्रिंसिपल की बात कौन करते हैं? जॉन रॉल करते हैं। फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जॉन रॉल। लेक्सिकल ऑर्डर किसका है? जॉन रॉल का है। लेक्सिकल ऑर्डर में क्या है? 1 2b 2a पहले इक्वलिटी ऑफ प्रिंसिपल और फिर डिफरेंस। डिफरेंस में पहले हमने फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, उसके बाद जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लेना है। चलिए आगे। रॉल का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड अपॉन है किस पे? इक्वलिटी प्रिंसिपल पे और डिफरेंस पे। ये क्वेश्चन आया गया है यूजीसी नेट में, ठीक है? चलिए आगे। रॉबर्ट नोजिक पे आते हैं। रॉबर्ट नोजिक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, मॉडर्न थिंकर हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। रॉबर्ट नोजिक क्या बात करते हैं? ये कहते हैं रोल ऑफ स्टेट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हिज सिटीजन। गवर्नमेंट का, राज्य का क्या रोल है कि उसके सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देनी है। मींस नाइट वॉचमैन स्टेट की बात कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। कौन से थिंकर हैं नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं? रॉबर्ट नोजिक। आप एक किसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसके बाहर में एक नाइट वॉचमैन खड़ा है, क्या वो बिल्डिंग उस नाइट वॉचमैन की है? वो नहीं, वो उसकी नहीं है। उसका काम क्या है? उसका काम है प्रोटेक्शन करना, कोई चोरी ना करे, कोई नुकसान ना करे। उसके बराबर खड़ा कर दिया है लॉ की स्टेट को रॉबर्ट नोजिक ने। नाइट वॉचमैन स्टेट कि सरकार का काम है सिर्फ प्रोटेक्शन देना। नोजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस और लॉक थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी ये कंप्लीमेंट्री हैं। नोजिक की थ्योरी और लॉकी की थ्योरी प्रॉपर्टी पे हैं, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, याद रखना है। ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो ह्यूमन के एफर्ट से बनती है, मेहनत से बनती है, ब्लड और स्वेट, खून और पसीने की कमाई होती है। ये कोई भगवान अल्लाह खुदा कोई ऊपर से फेंकता नहीं है सिटीजन को कि ये लो आपके लिए प्रॉपर्टी है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके कमाना पड़ता है। मेहनत करके कमाओगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी होगी, वो स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, स्टेट सिर्फ नाइट वॉचमैन का काम करती करेगी। ये कौन कहता है? ये कहते हैं रॉबर्ट नोजिक। ये लिबर्टी पे फोकस करते थे, लिबर्टियन थे, लिबर्टियन, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो ही सपोर्टेड, किसको सपोर्ट करते थे? लिबर्टी को। लिबर्टियन थे। कौन? रॉबर्ट नोजिक। मतलब ही डज नॉट सपोर्ट वेलफेयर स्टेट को। इन्होंने रिजेक्ट किया कि वेलफेयर स्टेट नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में क्या है? इंडिया में है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। एक लिमिट है, आप जैसे 3 लाख तक इनकम है या 5 लाख तक है, आपको टैक्स नहीं देना। उससे ऊपर 5% है, फिर 7%, 10%, 15%, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स। मींस प्रोग्रेसिव टैक्स है इंडिया में। इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं नोजिक। कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बॉन्डेड लेबर।
कहीं सरकार जो है वो मजदूरी करवा रही है, ऐसा लग रहा है कि कमा के दो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बॉन्डेड लेबर, ये किसका कंसेप्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये था रॉबर्ट नॉजिक का। नाइट वॉचमैन स्टेट रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। खून पसीने की कमाई है प्रॉपर्टी, वो हमारी है, सरकार का काम है सिर्फ प्रोटेक्ट करना। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो सरकार ने लगा रखी है ये एक बॉन्डेड लेबर की तरह है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखनी है हमारी प्रॉपर्टी। ये बात करते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी की। इंटाइटलमेंट थ्योरी की बात कौन करता है, ये करते हैं रॉबर्ट नॉजिक। क्या है इंटाइटलमेंट थ्योरी, आगे बात करेंगे हम। इनकी एक बुक है, याद रखनी है, एनार्की स्टेट यूटोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसकी बुक है, ये बुक है रॉबर्ट नॉजिक की, याद रखनी है। इंटाइटलमेंट थ्योरी में ये 3 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटाइटलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। जस्ट मीन्स जस्टिस, कंफ्यूज नहीं होना। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विजिशन टफ लग रहा है, अभी पोस्टमार्टम करते हैं इसका, बिल्कुल आसान हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विजिशन मीन जो प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की है, कैसे, थ्रू जस्टिस से, आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी खून पसीने की कमाई है, आपने एक्वायर की है अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, वो आपकी प्रॉपर्टी है, सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विजिशन ये है, समझ आ गई। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, जो जस्टिस से, जस्ट से सही तरीके से आपको ट्रांसफर की गई है। आपकी जमीन, आपका फ्लैट, आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पे ट्रांसफर की है वो आपकी है। इट गिव्स होल्डर द राइट टू ट्रांसफर द होल्डिंग एज पर हिज ओन वॉलंटरी डिसीजन दैट मेक्स इट अ जस्ट ट्रांसफर। आप अपनी प्रॉपर्टी अपनी वॉलंटरी डिसीजन लेके अपने बच्चों के नाम कर दोगे या आपके पेरेंट्स ने आपके नाम कर दी, वो प्रॉपर्टी आपकी है और वो जस्ट प्रॉपर्टी है, जस्टिस द्वारा ली गई है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। रॉबर्ट नॉजिक के थ्रू कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज आपकी होंगी, एक जस्ट इक्विजिशन, एक जस्ट ट्रांसफर। ये 2 प्रॉपर्टी हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। अगर आपने करप्शन से प्रॉपर्टी ली है, 2 नंबर की प्रॉपर्टी है, ब्लैक मनी की प्रॉपर्टी है, तो आप चुपचाप वो क्या करिए, उसको, उसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। आपने गलती की है, सुधार लीजिए। नो वन इज इंटाइटल टू होल्ड एक्सेप्ट रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 and 2। कोई भी आदमी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता फर्स्ट और सेकंड के अलावा। आपकी अपनी प्रॉपर्टी वही है, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर। रेक्टिफिकेशन, अगर किसी और तरीके की प्रॉपर्टी आई है तो वो आप दे दीजिए, जिसकी है उसको दे दीजिए या सरकार को दे दीजिए, सरकार क्या करेगी, रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मेन्स राइट टू प्रॉपर्टी ओनली इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस टू करेक्ट द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। स्टेट कब इंटरफेयर करेगी, जब स्टेट आदमी के राइट टू प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये सिर्फ तब करेगी जब कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हो रहा है, आप किसी की प्रॉपर्टी दबा के ले ला रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं गलत तरीके से। ओनली व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इन अनजस्ट, जब डिस्ट्रीब्यूशन अनजस्ट होगा तब प्रिंसिपल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेगी सरकार, स्टेट। नॉजिक कहते हैं ये बात, ठीक है। तो नॉजिक का जस्टिस आपको समझ आ गया होगा। नॉजिक क्या कहते हैं, सरकार को कहते हैं नाइट वॉचमैन की तरह है, लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, प्रोग्रेसिव टेक्स्ट को कहते हैं कि ये बॉन्डेड लेबर का काम है। एनार्की स्टेट यूटोपिया, यूटोपिया किसकी बुक है, रॉबर्ट नॉजिक की। इंटाइटलमेंट थ्योरी के लिए कौन जाना जाता है, रॉबर्ट नॉजिक। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इक्विजिशन, जो अपने एफर्ट से आपने प्रॉपर्टी कमाई है, और जस्ट ट्रांसफर, जो आपको एक सही तरीके से आपके नाम पे किसी ने किया वॉलंटरी डिसीजन लेके, वही आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, और जो कोई है तो वो आपकी नहीं है, वापस कीजिए उसको, ठीक है। सरकार कब इंटरफेयर करेगी, जब कोई अनजस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉपर्टी का, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस। कम्युनिटेरियन मींस कम्युनिटी से निकला है। कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस की बात करते हैं कौन, सैंडल और वेल्जर, वेरी इंपॉर्टेंट। एम जे सैंडल और एम वेल्जर बात करते हैं किसकी, कम्युनिटेरियन जस्टिस की। मींस पूछा जाएगा कौन कौन से 2 ऐसे स्कॉलर हैं जो कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते, वो हैं सैंडल और वेल्जर। क्या कहते हैं, जो कम्युनिटी के लिए सही है वही इंडिविजुअल के लिए सही है। क्या कहते हैं,
कम्युनिटी मोर इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल नहीं है। किसने बोला इंडिविजुअल जो है वो सेकेंडरी है और कम्युनिटी प्राइमरी है? तो सैंडल ने बोला और वेल्जर ने बोला। बुक याद रखनी है आपको, जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू, जस्टिस विच इज व्हाट इज राइट थिंग टू डू, ये किसकी बुक है? तो ये है सैंडल की। सैंडल ने 3 अप्रोचेस बताए जस्टिस के, कौन कौन से? यूटिलिटेरियन अप्रोच, लिबर्टेरियन अप्रोच, यूटिलिटेरियन अप्रोच और आइडियलिस्टिक अप्रोच। 3 अप्रोच किसके हैं? याद रखने किसके? सैंडल के। यूटिलिटेरियन मतलब सरकार या स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगी जिसकी मैक्सिमम यूटिलिटी होगी, ज्यादातर लोगों को फायदा होगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। अगर सरकार लिबर्टी दे रही है, फ्रीडम दे रही है चॉइसेस का, तो जस्टिस दे रही है, जस्ट स्टेट है। आइडियलिस्टिक अप्रोच, रैशनैलिटी, रीजनिंग, कैपेबिलिटी, मींस लोग समझदार हैं, वो अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके सही डिसीजन ले रहे हैं। आइडियलिस्टिक अप्रोच, तो यहां पूछा जाएगा यूटिलिटेरियन अप्रोच, लिबर्टेरियन अप्रोच और आइडियलिस्टिक अप्रोच, ये किसकी अप्रोचेज हैं? या 3 अप्रोचेज, कौन कौन सी 3 अप्रोचेज हैं किसकी? सैंडल की। तो ये 3 अप्रोच है। सैंडल जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं। सैंडल कहते हैं जस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें नेपोटिज्म नहीं है, जिसमें करप्शन नहीं है, जिसमें फेवरेटिज्म नहीं है, जिसमें है क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरिट, मतलब मेरिटोक्रेसी की बात कौन करता है? सैंडल। मेरिटोक्रेसी की बात कौन करता है? सैंडल। सैंडल जाने जाते हैं जॉन राल को क्रिटिसाइज करते हैं। जॉन राल की बुक मैंने बात किया आपको, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, नॉट थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? जॉन राल की बुक है। और सैंडल की बुक कौन सी है? लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 किसकी बुक है? तो ये बुक है सैंडल की। सैंडल बात करते हैं किसकी? कम्युनिटी की बात करते हैं। और रॉल किसकी बात करते हैं? यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, हमें कम्युनिटी पे फोकस करना है, कम्युनिटेरियन अप्रोच हमें फॉलो करनी है। कौन कहता है? सैंडल। ठीक है। ऐसे ही आगे दूसरे थिंकर हैं, वेल्जर, ये भी मॉडर्न थिंकर है, ये भी सेम सेम ऐसी ही बात करते हैं। ये भी कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, कहते हैं कम्युनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल सेकेंडरी है, कम्युनिटी प्राइमरी है। इनकी एक बुक है स्फीयर ऑफ जस्टिस, याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात करते हैं इंक्लूसिव थ्योरी ऑफ जस्टिस की, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। इनकी डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये डेफिनेशन किसकी है? डिफरेंट सोशल गुड्स distributed differently for different reasons in accordance to different procedure by different agents, and all these differences derives from different understanding of social groups which are evitable products of difference in history and culture। means डेफिनेशन होगी जिसमें बात की जाएगी डिफरेंस 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 डिफरेंट सोशल ग्रुप की, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट तरीके से की जा रही है, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट प्रोसीजर है, डिफरेंट एजेंट है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री और कल्चर में डिफरेंस है। तो ये वेल्जर की डेफिनेशन होगी, याद रखना है बस इतना। डेफिनेशन होगी, पूछा जाएगा किसका? वेल्जर की है। ठीक है। आपको या तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, ठीक है। जो ये अलग अलग स्फेयर की बात करते हैं, कहते हैं ये सारे स्फेयर ऑटोनॉमस है अपने में। नीड फॉर गुड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डिफर फ्रॉम वन स्फेयर टू अदर। हर स्फेयर और कम्युनिटी टू कम्युनिटी में क्या होगा? गुड्स और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। इसीलिए एक यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी जो है वो फिट नहीं बैठेगी। तो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी एक्स्ट्रा लिख लेना। ये बात कौन करते थे? ये रॉल बात करते थे। एक यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात कौन करते थे? रॉल करते थे। प्रोसीजरल जस्टिस की बात जो करते थे वही करते थे यूनिवर्सलिज्म की। शायद ऊपर मैंने ये वर्ड है, सच नहीं लिखा, आप लिख लेना। वो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। इट इज द कम्युनिटी विच शेप सेल्फ एंड हेंस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। ये कहता है कि कम्युनिटी पे हमें फोकस करना है, जो कम्युनिटी के लिए सही होगा वही इंडिविजुअल के लिए भी सही होगा। ठीक है। हम कंक्लूडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं, थोड़ा और पेशेंस बनाए रखिए। काफी दिन से क्लास नहीं हुई थी, तो हम इसी एक ही लेक्चर में जस्टिस को कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने बार बार रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुजैन मुलर ओकिन की। सुजैन मुलर ओकिन
मॉडर्न थिंकर हैं, फीमेल थिंकर हैं, फेमिनिस्ट जस्टिस की बात करते हैं, फेमिनिस्ट जस्टिस की बात करते हैं, फीमेल्स को जस्टिस दिलाने की बात करते हैं। इनकी बुक है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली किसकी बुक है? तो ये बुक किसकी है? सुजैन मोलर ओकिन की। इन्होंने जेंडर का कंसेप्ट ऐड किया जस्टिस में। जेंडर क्या होता है? एक होता है मेल और फीमेल, लड़का लड़की, मर्द औरत। दूसरा होता है जेंडर। जेंडर होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी डिसाइड करेगी कि मेल क्या करेगा, फीमेल क्या करेगी। खाना कौन बनाएगा? मेल भी बना सकता है ना, लेकिन सोसाइटी की नजर में फीमेल खाना बनाएगी। ठीक है। खेतों में कौन काम करेगा? मेल काम करेंगे। बाहर का काम करेगा कौन? काम करेगा। मार्केट में कौन जाएगा? घर में कैटल बिफेलो का काम कौन करेगा? तो मतलब हर सोसाइटी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करती है मेल एंड फीमेल्स के लिए, तो वही है जेंडर का कंसेप्ट। तो फेमिनिस्ट जेंडर हैं सुजैन मोलर ओकिन, जस्टिस एंड जेंडर एंड फैमिली इनकी बुक है। ठीक है। ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल सोशलाइजेशन एंड रोल फिक्सेशन, जो हमारे ट्रेडिशन रीति रिवाज हैं, सोशलाइजेशन है, रोल फिक्सेशन है, जो हमारी फैमिलीज से आ रही है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो क्या करती है? इनइक्वलिटी लाती है स्टेटस में और राइट्स में। ठीक है। और फैमिली उसका रूट काज है। जेंडर इनइक्वलिटी का रूट काज क्या है? फैमिली है। बेसिक यूनिट ऑफ जस्टिस क्या है? फैमिली है। फैमिली से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इनइक्वलिटी है, अगर मेल और फीमेल फेयरली ट्रीट नहीं किए जा रहे, जेंडर इक्वलिटी नहीं है, तो उसका कारण फैमिली है। कैसे? आपके घर में ही आपके घर में लेट अस सपोज हमारी कोई सिस्टर है जो पीएचडी की हुई है, पढ़ी लिखी है, वो सिटी जा रही है, तो पेरेंट्स बोलेंगे, छोटा सा बच्चा होगा जो उसका छोटा भाई 7-8 साल का है, बोलेंगे बेटा दीदी के साथ जाओ, दीदी अकेली है। मीन्स दिमाग में डाल दिया जाएगा कि मेल सुपीरियर है, फीमेल इंफीरियर है, फीमेल वीक है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फैमिली से चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना। फॉर हर जस्टिस एंड इक्वलिटी इन फैमिली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स नीड्स टू बी एड्रेस। तो ये चीज़ एड्रेस करने की ज़रूरत है। कहाँ? फैमिली में। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। मुझे थोड़ा गले में दिक्कत हो रही है, इसलिए जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। और पानी भी साथ रखना भूल गया मैं, सॉरी उसके लिए। अमर्त्य सेन जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे इकोनॉमिक्स में, इंडिया के फर्स्ट वीसी भी थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कुमार गुप्ता ने बनाई थी, बुद्धिज़्म के टाइम की यूनिवर्सिटी थी, तो वो दोबारा से गवर्नमेंट ने रिवाइव किया 2014 में, उसके फर्स्ट वीसी थे। इनकी एक बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? ये अरिस्टोटल की बुक नहीं है, ये अमर्त्य सेन की बुक है। ठीक है। ये कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं और आइडिया ऑफ जस्टिस इनकी बुक है। रॉल को क्रिटिसाइज करते हैं, रॉल की थ्योरी को रिव्यू करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं रॉल को। कहते हैं इट इज़ फ्रूटलेस टू मेक एफर्ट्स फॉर एनी अल्टीमेट आइडिया ऑफ जस्टिस विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल। रॉल क्या कहते थे? यूनिवर्सलिज्म पे फोकस करते थे, प्रोसीजरल जस्टिस पे फोकस करते थे, एक ऐसा मतलब प्रोसीजर हो जो सब पे फिट हो। ही डज़ नॉट बिलीव दैट जस्टिस इज प्रोडक्ट ऑफ प्रोसीजर, मीन्स रॉल का उल्टा। ही टॉक अबाउट सोशल चॉइसेस रेदर देन रैशनल चॉइसेस। सोशल चॉइस पे फोकस करना है, ना कि रैशनलिटी पे, प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव नहीं करते, सोशल चॉइसेस पे बिलीव करते हैं। रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच किसकी है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच किसकी है? अमर्त्य सेन की। ठीक है। रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच, इट फोकस ऑन रियल बिहेवियर एंड एक्चुअल आउटकम। ठीक है। रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच किसकी है? अमर्त्य सेन की। क्या है? फोकस करती है रियल बिहेवियर और एक्चुअल आउटकम पे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई बुद्धा और ट्राइंग टू एलिमिनेट द ह्यूमन सफरिंग को एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे। बुद्धा से इंस्पायर थे और गीता से भी इंस्पायर थे। आगे बात करते हैं। पर्पस ऑफ गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका पर्पस होना चाहिए एलिमिनेट की जाए ह्यूमन की सफरिंग। अमर्त्य सेन इन्फ्लुएंस थे गीता से। नीति और न्याय में इन्होंने फ़र्क डिस्टिंग्विश किया। नीति क्या है?
नीति क्या है? नीति प्रोसीजर है। तो न्याय क्या है? न्याय, इन्होंने बोला जो नीति है वो सुपीरियर है, न्याय सुपीरियर है नीति से। मतलब समझना, नीति क्या है? प्रोसीजर है, मीन्स प्रोसीजरल जस्टिस, नीति जो प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। न्याय मीन्स आउटकम, मीन्स सब्सटेंटिव जस्टिस। तो मतलब क्या है कि सब्सटेंटिव जस्टिस जो है वो सुपीरियर है प्रोसीजरल जस्टिस से। याद रखना, किसने बोला? अमर्त्य सेन ने। यहाँ अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा कि नीति और न्याय में न्याय सुपीरियर है, तो न्याय मतलब सब्सटेंटिव जस्टिस सुपीरियर है देन प्रोसीजरल जस्टिस से। अकॉर्डिंग टू हिम नीति इज प्रोसीजरल वेयर एज न्याय इज सब्सटेंटिव और रियलाइजेशन फोकस अप्रोच। तो रियलाइजेशन फोकस अप्रोच क्या है? न्याय। मतलब रियलाइजेशन फोकस क्या है? मीन्स सब्सटेंटिव जस्टिस, मीन्स रियल बिहेवियर एंड एक्चुअल आउटकम की बात करते हैं। तो रियलाइजेशन फोकस अप्रोच किसकी थी? अमर्त्य सेन की। चलिए आगे चलते हैं। बस खत्म हो गया हमारा। कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस की बात कहाँ कहाँ होती है? तो आर्टिकल 14 में होती है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और जो दबी कुचली क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन देके ऊपर लाया जाएगा। 16 बात करता है, 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। ये क्या कहता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है 39A। स्टेट, इट स्टेट्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट की ड्यूटी है टू इंश्योर लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चार्ल्स बेट्स की ये बुक है। पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल रिलेशन किसने लिखी है? चार्ल्स बेट्स ने। द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? ब्रायन बेरी ने। जस्टिस व्हाट इज राइट, जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडल की बुक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, टॉम बेल, जस्टिस। तो जस्टिस किसकी बुक है? टॉम बेल की। क्या बोला था मैंने? जस्टिस ए जस्टिस। आगे देखते हैं। रिमूव जस्टिस, जस्टिस को अगर हम रिमूव करते हैं किंगडम से तो पीछे क्रिमिनल गैंग्स, क्रिमिनल की गैंग बचेगी। किसने बोला? सेंट अगस्टिन ने। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी स्टेट से हम किसी किंगडम से जस्टिस को हटा दें तो पीछे जो बचेगा, क्या बचेगा? क्रिमिनल की एक गैंग। किसने बोला? सेंट अगस्टिन ने। इफ़ वी डोंट मेंटेन जस्टिस, अगर हम जस्टिस को मेंटेन नहीं करेंगे तो जस्टिस हमें मेंटेन नहीं होने देगा। फ्रांसिस बैकन ने बोला। किसने बोला? फ्रांसिस बैकन ने। यह आपके लिए असाइनमेंट है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपने पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, फिर ये सॉल्व करना है। जस्टिस किसका अकाउंट है और थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका अकाउंट है और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका अकाउंट है, ये तीनों अलग अलग स्कॉलर हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइडिया ऑफ जस्टिस किसका है? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये किसका अकाउंट है? अफेयर्स ऑफ जस्टिस, ये किसका अकाउंट है? वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी की बात कौन करते हैं? रियलाइजेशन फोकस अप्रोच मीन्स न्याय सुपीरियर है नीति से, सब्सटेंटिव जस्टिस सुपीरियर है प्रोसीजरल जस्टिस से। रियल फोकस, रियल बिहेवियर और आउटकम की बात रियलाइजेशन फोकस अप्रोच किसकी है? ठीक है। डिफरेंस प्रिंसिपल किसका है? इक्विटी नहीं है, गलती से लिखने हो गया। क्या है ये? इक्वलिटी प्रिंसिपल। इक्वलिटी प्रिंसिपल किसका है? डिफरेंस प्रिंसिपल किसका है? लेक्सिकल ऑर्डर किसका है? दो कम्युनिटेरियन बताने हैं जो कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, दो थिंकर बताने हैं जो कम्युनिटी पे फोकस करते हैं। करेक्टिव जस्टिस की कौन बात करता है? प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात कौन करता है? प्रोसीजरल जस्टिस की बात कौन करता है? द रिपब्लिक किसका अकाउंट है? लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस किसकी बुक है? अफेयर्स ऑफ जस्टिस, ऊपर बात कर ली, फिर से आ गया ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इन सब के आंसर आएंगे तो तभी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो सीरियस हैं और उनको मेरी समझ आ रही है। ठीक है, ये आप पे है। आप जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना फीडबैक दोगे, मैं उतना जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। समझ नहीं आए तो दोबारा सुनना। जो कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, PDF डाउनलोड नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं। अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने लिए हैं, 4 लेक्चर लिए हैं,
उन सब की कंबाइन PDF ये है जो 14 पेजेस की, ये मैं आज फिर से डाल दूंगा। ठीक है, ये मैं फिर से डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर देना और मुझे बताना कि हम किस टाइम आपको लेक्चर चाहिए और रेगुलर बेसिस पे वीक में मैक्सिमम या मिनिमम कितने लेक्चर होने चाहिए। थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ देखें, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप हमारी ये पूरी सीरीज़ फॉलो करते हैं तो मीन्स आप लेक्चर 10+2 लेक्चर का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। अगर ये सिलेबस कंप्लीट हुआ, ये सिलेबस कंप्लीट तभी होगा अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा। थैंक यू सो मच।